Myself, Dr. Priyadarshini Nagori, faculty in School of Studies, जीवाजी यूनिवर्सिटी कॉलेज। मैं आज आपके समक्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप डी के विषय ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर यानी संगठनात्मक सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर्गत यूनिट 4 का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीनिंग एंड कंसेप्ट अर्थात संगठनात्मक व्यवहार आशय एवं अवधारणा को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि संगठन से आशय क्या है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन संगठन का आशय है कि व्यापक रूप से लोगों का एक समूह और संबंधों की संरचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी भी व्यापार के, किसी भी उद्यम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का एक समूह है, जिसमें प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम क्यों कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमें क्यों पढ़ना है और ये हमें क्या इससे फ़ायदा मिलेगा, इसकी क्या ज़रूरत है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन, परिभाषा, उसका नेचर क्या होता है अर्थात लक्षण, और उसकी क्या महत्ता है प्रबंधन के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, इन सब का हम इस लेक्चर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कलेक्शन ऑफ पीपल विद इन देम टुगेदर कंप्राइजेस द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर संगठनात्मक व्यवहार का तात्पर्य है कि लोगों का व्यवहार एक संगठन के अंतर्गत कैसा होता है, उसकी स्टडी की जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है इस स्टडी को करना, इस अध्ययन को करना, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयज़ ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को देते हैं। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर जान लेंगे, उनका किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, किसी विशेष परिस्थिति जन्य में कैसा व्यवहार होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी परसेप्शन कैसा है, उनकी लर्निंग कैसी है। इस आधार पर हम आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये 3 तरीके से इसको समझाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पे मीन्स पर्सनल लेवल मीन्स एन एम्प्लॉय, एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज व्यक्ति का समूह, कर्मचारियों का समूह, और वो सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब संगठन के अंदर मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि क्या तात्पर्य है मानवीय व्यवहार के अध्ययन से। इसमें अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति संगठन में क्यों और कैसे काम करते हैं तथा उनके व्यवहार का संगठन पर क्या प्रभाव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। नेचुरली जब व्यक्तियों का समूह इसको चला रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ये एक सोशल सिस्टम है और इसमें मानवों के संग, एम्प्लॉयज के संग टेक्नोलॉजी भी मिली हुई है। तो इसीलिए OB is a study and application of knowledge about how people act within the organization, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसकी अध्ययन से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे इफेक्टिवनेस, कितनी उसकी प्रभाव है, क्या बाजार में उसके उत्पादों की बिक्री हो सकती है, कैसे ह्यूमन बीइंग कैसे किसी प्रोडक्ट को या मार्केटिंग को इफेक्ट कर सकता है अपने बिहेवियर से, इसका अध्ययन करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है और जिससे एक बिहेवियर इम्पैक्ट आता है। नंबर 1 इज पीपल, नंबर 2 इज स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज टेक्नोलॉजी एंड नंबर 4 इज एनवायरनमेंट। पीपल, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीपल का मतलब हो गया कि मानव संसाधन, जो किसी भी संगठन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा स्ट्रक्चर, जो कि मानवों के समूहों से मिलकर बनता है, और संग में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक
पर्टिकुलर जगह पे वो काम करते हैं। टेक्नोलॉजीज मस्ट टू रन द इंस्टीट्यूशन। एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं। एनवायरमेंट से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है मैक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट, जिसमें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड है, एनवायरमेंट भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इन सबको साधने के लिए, इन सबको एक यूनिफाइड प्रोग्राम में लाने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। जैसे बर्नार्ड ने कहा, organizations are a system of cooperative activities and their coordination requires something intangible and personal that is largely a matter of personal relationship। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल का कॉम्बिनेशन है, और जिसको साधने के लिए आपसी एम्प्लॉय का मानवीय व्यवहार कैसा है, जिसके बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस डिपेंड करती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर या किस तरीके से ये काम करता है, लक्षण क्या है, ये 3 लेवल पे काम करता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल लेवल, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरफेस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। एनवायरमेंट वो है बिजनेस एनवायरमेंट, जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है? इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, और वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर सेटिंग में कैसे काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इसमें ये एक स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन है, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। सिर्फ ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों का अध्ययन होता है। अप्लाइड साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉडल होते हैं, डेटा होता है, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ये नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड है। हाउ इट इज नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड? दिस इज नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड बिकॉज ये एक सिस्टम के तहत काम करती है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सर्टेन रेगुलेशंस होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होती है उस कल्चर की, जिसके बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का, वो सब बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर काम कर रहा है, वो किसको अचीव करने के लिए कर रहा है? एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय की जो एक्टिविटीज हैं, एम्प्लॉयज की जो स्किल है, एम्प्लॉयज की जो कॉम्पिटेंसीज है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम अप्रोच है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से विषय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि कैसे एक मानव पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के में उसका पर्टिकुलर कोई स्टिमुली मिला। स्टिमुली का मतलब हो गया कि कोई आउटर एनवायरनमेंट से उसको कोई फैक्टर मिला और उसने उसके अकॉर्डिंग कैसा रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि हर एक मानव एक दूसरे से भिन्न होता है, तो उनका जो रेस्पॉन्स होगा, उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होगा, उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनकी स्किल्स हैं, सब डिफरेंट होती हैं। सोशियोलॉजी एक समाज विज्ञान है, क्योंकि ये इसमें इंडिविजुअल एक दूसरे से ग्रुप के तहत जुड़े हुए हैं, तो एक परस्पर उनके मानवीय संवेदनाओं के आधार पर संबंध विकसित हो जाते हैं, जहाँ पर फॉर्मल ग्रुप होते हैं, औपचारिक ग्रुप होते हैं, और अनौपचारिक ग्रुप होते हैं, जिनको कि हम इनफॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। ये एक सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी कैसे है? क्योंकि यहाँ पर समाज के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कर रही है, किसी सोसाइटी में काम कर रही है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी एनवायरनमेंट में काम कर रही है, और उस एनवायरनमेंट में एक
ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, तो उसमें वो जो कॉन्फ्लिक्ट होती है और जो स्ट्रेस होता है, जिसको हम वर्क प्लेस स्ट्रेस कहते हैं, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वहाँ पर कैसे इंडिविजुअल के आपस में रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कैसे ग्रुप डायनेमिक्स चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे है, क्योंकि ये समाज के अंतर्गत आने वाले रीति रिवाजों और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करती है, क्योंकि ये बहुत समाज का अभिन्न अंग है। पॉलिटिकल साइंस कैसे है, राजनीति विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, लीडरशिप भी पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं, अथॉरिटी भी पढ़ते हैं एंड कॉरपोरेट पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरली जैसे मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पर हियरार्की भी होती है और लीडरशिप भी होती है, तो वो सब रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्गत इसमें स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को कैसे इसमें देखते हैं, क्योंकि जैसे एप्रिशिएटिंग मॉनिटरी वेजेस एंड बोनस एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव जैसे हाउसिंग, स्कूलिंग एंड मेडिकल केयर, बेसिकली चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एम्प्लॉय का बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ an employee behave in an particular circumstances in an organization, तो वो उनके जो एक कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करता है, तो उसको दो तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में वेज आ जाएंगे, बोनस आ जाएंगे, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में हाउसिंग है, स्कूलिंग है, मेडिकल केयर है, और बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं और जिसके बलबूते पर वो बहुत इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम करता है। तो अब इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि विद इन टाइम फ्रेम काम को करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को करना, और एक अपने पूरे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना, सारे संसाधनों का सुनियोजित तरीके से उनका सदुपयोग करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो इसके लिए इसमें सभी विषयों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी हम स्टडी करते हैं, तो हर सब्जेक्ट में, हर स्टडी में, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस में सबसे पहले आएगा ग्लोबलाइजेशन टू रिस्पॉन्ड। इसका मतलब हुआ वैश्वीकरण के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन कितना तैयार है। आज के हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ही देख लीजिए कि कैसे सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो ये सब ट्रांजैक्शन और ग्लोबलाइजेशन के लिए कि कैसे हम पूरे वैश्विक विश्व को एक ऑर्गेनाइजेशन मानकर कैसे हम, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें रिस्पॉन्स करती है, तो उसके लिए एम्प्लॉय का भी उतना ही स्किल्ड और कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। नंबर 2 इज मैनेजिंग डाइवर्सिटी। मैनेजिंग डाइवर्सिटी से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो बहुत सारी संस्कृतियाँ होती हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से, बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया से एम्प्लॉय जब आके एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं और जगह जगह जाते हैं, तो वो डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए और उसके सेट पैरामीटर्स बनाने के लिए, और उसके बेसिस पर हम कैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कैसे उत्पादकता क्षमता, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की बढ़ा सकते हैं और कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। नेचुरली कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो मार्केट को सर्व करने के लिए, तो मार्केट को सर्व करने के लिए तो मार्केटिंग इज बेसिकली टू सर्व द, टू सेटिस्फाई द कस्टमर प्रॉफिटेबली। तो वो सेटिस्फाई कैसे होगा कस्टमर, जब उसकी हमें नीड्स, वांट और डिमांड मालूम होगी। तो इसके लिए एक एम्प्लॉय को बहुत अच्छा स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
जब चैलेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा प्रिवेल होंगे मार्केट में, कंपटीटर भी बहुत हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, बहुत सारे ब्रांड आ गए, बहुत सारी नई नई ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, तो एम्प्लॉय को बहुत स्किल्ड भी होना पड़ेगा, उसको और अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए इक्विपमेंट से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। देन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। नेचुरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चेंज आता है तो एम्प्लॉयज़ उसको बहुत जल्दी से रेजिस्ट नहीं करते हैं, तो उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए एम्प्लॉय को इतना कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि वो उस चेंज को रेजिस्ट कर पाए और वो आगे अपना काम बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे पाए। फिर कोपिंग विथ टेम्परेरीनेस। कभी ये होता है कि अचानक कोई एम्प्लॉय चला गया या अचानक मार्केट के कंडीशंस हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आए, तो उस टेम्परेरीनेस से, उस क्षणभंगुरता से, उस अस्थिरता से कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे जूझेगी? कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बलबूते पर ही मार्केट में आने वाली अस्थिरता से जूझती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देन वर्किंग इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें कि नेटवर्किंग हो जाती है परस्पर ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय एक दूसरे के संग अपनी नॉलेज और वैल्यू सिस्टम को शेयर कर लेते हैं। फिर हेल्पिंग एम्प्लॉयज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चैलेंजिंग मुद्दा है। इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो गया है और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कभी कभी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो उस स्ट्रेस को कैसे कोप अप करें, कैसे उस स्ट्रेस के संग आगे जाएं जिससे कि हम सब कुछ फील कर पाएँ, सबको बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएँ चैलेंजेस को। उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना, समझना और उसके लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करके उनको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। और इसमें और क्या चैलेंज होगा? इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर जो मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, इफ़ दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ सीखने को मोटिवेट करते हैं, उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग होता जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो भी उतने डिवोशन से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन प्रेजेंट सिनेरियो कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन और सस्टेन करना। फिर improving ethical behavior. Again, this has become a very big challenge in organizational behavior. ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी संगठनात्मक व्यवहार में जो एम्प्लॉयज़ का व्यवहार होता है। कैसे बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि एथिक्स मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए एम्प्लॉयज़ को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को बहुत ग्रूमिंग करनी पड़ती है और उनको एथिकल बिहेवियर के लिए इफ एम्प्लॉयज़ बिहेविंग एथिकली एंड पॉजिटिवली, तो उनको उसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम, मोटिवेशन, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा एक टूल होता है उनको मोटिवेट करने के लिए। और एथिकल बिहेवियर मीन्स कि कभी आप कोई पेटेंट तो कॉपी नहीं कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट की कॉपी तो नहीं कर रहे हो, तो इन सब के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। अब इसका स्कोप क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और क्यों इसके करने से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर वन इज इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस। ये हम सभी जानते हैं कि एक हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जो परफॉर्मेंस है, हम उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉई हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत मोटिवेशन भी पढ़ाया जाता है, लीडरशिप भी पढ़ाई जाती है और एक इफ़ेक्टिव टीम और ग्रुप कैसे बनाए जाएं मोटिवेट करके एम्प्लॉय को, ये भी उतना ही ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर वो जो टीम है वो कैसे बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो और ग्रुप्स हो
जो कि एक दूसरे को मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, साथ ही साथ पर्सनल गोल्स को भी अचीव करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेसिकली टू अचीव personal goals as an employee and to achieve the organizational goals. So in total दोनों के गोल अकम्प्लिश्ड होंगे तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटेन एंड सस्टेन कर सकती है और बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे तरीके के ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब की बहुत अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ती है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो प्रिवेलिंग चैलेंज है उनको फेस कर पाए। उसके बाद इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एटीट्यूड कैसा है, लर्निंग कैसी है, परसेप्शन कैसा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय जाता है तो वो एक मैच्योर एम्प्लॉय जाता है, एडल्ट एम्प्लॉय जाता है, तो नेचुरली उसकी एक पर्सनैलिटी और अपने आप में बनी हुई होती है, और उसके एक बहुत इनबिल्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक और बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जिसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए भी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को उसमें चेंज लाने के लिए भी। सपोज कोई एम्प्लॉय है एंड इफ ही इज वेरी रिलेक्टेंट, वो बहुत जिद्दी है और वो कॉपरेट करने को तैयार नहीं है, या वो बहुत लूज टेम्पर्ड है, तो उसके लिए उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनकी रिएड्रेसल हो, एम्प्लॉय रिएड्रेसल हो, उनकी परेशानियों को समझा जाए, सुना जाए, धीरे धीरे ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू उनके बिहेवियर को मॉडिफाइड किया जाए। और एटीट्यूड कि कैसे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी काम को करने के लिए या नेगेटिव एटीट्यूड है। लर्निंग उनकी कैसी है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस होती है, तो इफ देयर एक्सपीरियंसेस आर गुड तो उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी, एंड इफ देयर एक्सपीरियंसेस आर बैड तो उनकी लर्निंग भी उस पर इम्पैक्ट डालेगी। परसेप्शन, अगेन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा परसेप्शन कैसा है, हमारी अवधारणा कैसी है किसी चीज को लेके। उसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट के लिए चैलेंज होता है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी डिजाइनिंग कैसे करी गई है, कैसे उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया है, कैसे उसमें जॉब पोजीशंस डाली गई हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेवलपमेंट हो जाए। फिर इसके बाद आता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में अगेन कि कैसे एम्प्लॉयज़ की पोजीशन और कैसे जॉब डिज़ाइन करा गया है जिससे कि पूरा इम्पैक्ट आए और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे। अब इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से रिटेन और सस्टेन कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, तो वहाँ पर एक कल्चर बन जाता है और सभी एम्प्लॉयज उस कल्चर को फॉलो करते हैं। उस कल्चर से उस ऑर्गेनाइजेशन की नेम और फेम होती है और वो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, तो वो इम्पैक्ट कल्चर का बहुत बड़ा आता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि चेंज कैसे होगा मैनेजमेंट का, कि कभी भी कोई भी चेंज आया, सपोज कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, कोई अपग्रेडेशन आया, कोई मैनेजमेंट का चेंज हुआ, तो उसका चेंज करने के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको एम्प्लॉय उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, कि उस चेंज के संग कॉपरेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देखते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, ये भी अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है कि कितनी कॉन्फ्लिक्ट है, कितना स्ट्रेस है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगी, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, वहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, और पॉलिटिक्स भी होती है, ग्रुप डायनेमिक्स भी चेंज होती रहती है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट होगी तो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है और उनके बिहेवियर को कैसे स्टडी कर रही है और क्या काउंसलिंग कर रही है, क्या टीचिंग कर रही है, क्या ट्रेनिंग दे रही है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इसमें पढ़ा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या वो
अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कैसे चेंजेस ला रहे हैं, कैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी और टेक्नो फ्रेंडली एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं. Culture we have already gone through. Then group behavior, power and politics, we have already done it. एंड स्टडी ऑफ इमोशन. अगेन जब हम उसकी बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो सारी बात ही इस पर आ जाती है कि वो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, और वो एम्प्लॉय कोई भी बिहेवियर कर रहा है तो वो किस बेसिस पे कर रहा है, वो अपने इमोशन के बेसिस पे कर रहा है. और हर एक एम्प्लॉय के इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. और जो नॉर्मल इमोशंस होते हैं उसके अलावा भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन कोई ऑर्गेनाइजेशन में आ गई है तो उसमें कोई एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अब इसकी महत्ता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे आज के इस लेक्चर का. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, एक रास्ता देता है, एक मैप देता है, एक नक्शा देता है टू रिटेन एंड सस्टेन एंड टू बिहेव, हाउ टू बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या उसके नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करने से उसका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर बहुत अच्छा होगा. फिर OB uses scientific research to understand and make organizational life. OB में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में साइंटिफिक रिसर्च को यूज करा जाता है जिससे कि डेटा होगा, प्रॉपर रिसर्च होगी जिसके बेसिस पर एक बहुत कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक डिसीजन निकलेगा, जिससे कि लोगों की, जो एम्प्लॉयज की जो कंडीशन है या उनका जो मेंटल स्टेट है या उनका जो बिहेवियर पैटर्न है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे काम करता है, वो इम्प्रूव होगा अगर वहाँ पर कोई माइनस पॉइंट्स हैं तो. फिर ये क्या हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रिडिक्टिवनेस होती है, इवेंट्स कैसे हुए कि ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में, और मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट है, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल, सप्लायर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, इन सब के कैसा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को देख के, एनवायरनमेंट को देख के. ये किसी अच्छे एम्प्लॉय की एक खासियत होती है कि वो पहले से ही टूल्स और टेक्निक्स ऐसी अपनाए, एथिकल साइंटिफिक उसकी स्टडी हो कि जिसके बेसिस पर वो किसी भी इवेंट को या किसी भी घटना को प्रिडिक्ट कर पाए और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पहले से ही तैयार हो अपने एम्प्लॉयज के संग उस कंडीशन को, उस सर्कमस्टांसेस को, उस नए चैलेंज को फेस करने के लिए. अब आता है इट हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन बेटर फैशन. नेचुरली जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो इससे, जब इसके अंतर्गत हम मोटिवेशन पढ़ते हैं, लीडरशिप पढ़ते हैं, हम परसेप्शन पढ़ते हैं, एटीट्यूड पढ़ते हैं, लीडर कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें खुद को समझने के साथ साथ एक दूसरे को, ग्रुप को समझने में, ऑर्गेनाइजेशन में जो और एम्प्लॉयज हैं उनको समझने में भी हेल्प मिलती है. और इट हेल्प्स मैनेजर टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली. कैसे ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत डीमोटिवेटेड है या बहुत स्ट्रेसफुल है या उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आ गया है अपने बॉस को लेके, जूनियर को लेके या सीनियर को लेके, तो मोटिवेशन के थ्रू उसको मोटिवेट किया जा सकता है. कि मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो उसके थ्रू उनको मोटिवेट किया जाएगा कि नहीं देखिए, इस सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी हो सकता है, या आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इससे अच्छा और भी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस. और ये क्या हेल्प करता है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं, उसको कैसे मेंटेन करेगा कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन को, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा
फैक्टर है, तो वो परस्पर सेम इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनका कैसा आपस में बिहेव होता है. एंड इट ऑल्सो यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. अगेन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसा हमने पहले डिस्कस करा था कि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो मार्केटिंग की फील्ड को समझने में, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, ह्यूमन रिसोर्स को समझने में, उनकी ग्रीवियंस हैंडलिंग में, उनके ग्रीवियंस रिड्रेसल में, फिनेंस को समझने में, क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्स ही है, ह्यूमन फैक्टर ही है, एम्प्लॉई है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ संभालता है और जो इनडिस्पेंसेबल है. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा. फिर भी इसमें 3 तरीके का बिहेवियर हमने जो हम डिस्कस कर चुके हैं: इंटरपर्सनल, ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल. इंटरपर्सनल, हम आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय, ग्रुप लेवल में एक दूसरे के संग कैसे कर रहे हैं, और विद इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव कर रहे हैं. एंड कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर, यूज ऑफ पावर एंड सैंक्शन, लीडरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं. कम्युनिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, उतना ही अच्छा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी होगी. फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का एडॉप्शन कैसा है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी नई टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी नए चैलेंज के लिए वो फेस को चेंज करने को एक्सेप्ट रहती है. तो आज हम इतना ही समझ के इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं. धन्यवाद. आशा है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा.